जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण लेटर समझाऊंगा और दोस्तों ये लेटर है 8 सीपीसी की सिफारिशों के बारे में, 8 सीपीसी की रिकमेंडेशन के बारे में। और ये लेटर लिखा गया है इंडियन एक्स सर्विस लीग के द्वारा। जून 2025 का ये लेटर है। यानी पूर्व सैनिकों की जितनी भी मांगे हैं, जवानों की जितनी भी मांगे हैं, वो सब मांगे इस लेटर में दे रखी है। और ये लेटर भारत सरकार के पास जाएगा। जब पे कमीशन बैठेगा, जब 8 सीपीसी पर काम करेगा, तो ये लेटर उनको दिया जाएगा ताकि पूर्व सैनिकों की जितनी भी विसंगतियां हैं पुरानी, वो सब विसंगतियां 8 सीपीसी में ना हो और जो भी आपकी मांगे हैं वो 8 सीपीसी में पूरी हो जाएं। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपकी कौन कौन सी मांगे पे कमीशन को दी जाएंगी जब पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करेगा। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में भी मैंने लिखा है, खुशखबरी आ गई अपडेट, 8 सीपीसी में इक्वल एमएसपी 15,500। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी का भी मुद्दा इस लेटर में शामिल है कि जवानों को, जेसीओस को 8 सीपीसी में 15,500 या फिर 20,000 एमएसपी मिले। साथ ही साथ 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसका भी मुद्दा इस लेटर में शामिल है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाता है 8 सीपीसी में तो काफी पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को राहत मिल जाएगी। फिर क्या लिखा है, 18 महीने का डीए का एरियर या फिर 8 सीपीसी की 15 सिफारिशें। जी हां दोस्तों, इस लेटर में 8 सीपीसी की 15 सिफारिशें शामिल हैं। जी हां दोस्तों, 15 सिफारिशें। किस तरीके से पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़नी चाहिए, किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से 18 महीने का डीए का एरियर मिलना चाहिए, सब चीजें इस लेटर में शामिल है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले किस तरीके से इस लेटर की मांगों को भारत सरकार को पहुंचाया जाएगा, पे कमीशन को पहुंचाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, लेटर में 18 महीने का डीए एरियर भी, जवान जेसीओस की बढ़ जाएगी पेंशन मिलिट्री सर्विस पे से, एमएसपी बढ़ जाएगी 30,000 अधिकारियों की। जी हां दोस्तों, अधिकारियों की भी एमएसपी बढ़ेगी 8 सीपीसी में, उसका जिक्र भी किया है इस लेटर में। सैनिकों को मिलेगी 50% पेंशन बढ़कर 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, जो फैमिली पेंशन है वो भी 50% मिले 8 सीपीसी में। तमाम चीजें इस लेटर में दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को तो आप हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन, मेरे वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों इस लेटर को समझते हैं। इंडियन एक्स सर्विस लीग का लेटर 8 सीपीसी की सिफारिशों के संबंध में और पूर्व सैनिकों की मांगों के संबंध में। जी हां दोस्तों, जब पे कमीशन बैठेगा तो उससे पहले यह लेटर भारत सरकार को सौंपा जाएगा ताकि पूर्व सैनिकों की जितनी भी विसंगतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो 8 सीपीसी में। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट है 7 सीपीसी में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन में विसंगति को ठीक किया जाए, जेसीओस की, एससीओस की। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में जेसीओस की, एससीओस की पेंशन कम हो गई, पेंशन में विसंगतियां शामिल हो गई, एक्स ग्रुप की विसंगतियां शामिल हो गई, वाई ग्रुप की भी कुछ विसंगतियां थी, तो सबसे पहले पे कमीशन विसंगतियों को दूर करे। जो पुरानी विसंगतियां चलती आ रही हैं 7 सीपीसी से, पहले उसको दूर किया जाए ताकि आगे विसंगतियां और ना बढ़ पाए 8 सीपीसी में। 8 सीपीसी में विसंगतियों को दूर किया जाए। ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 में भी एक समान लाभ दिए जाए। जी हां दोस्तों, किसी को कुछ पेंशन मिल रही है, किसी को कुछ मिल रही है, किसी को कुछ दी जा रही है, यानी एक समान पेंशन नहीं है। ओआरओपी का जो मतलब है वो है 1 रैंक 1 पेंशन, तो 1 रैंक 1 पेंशन ही दी जाए 8 सीपीसी में भी। लेकिन पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रही है, अलग अलग पेंशन मिल रही है, 1 रैंक डिफरेंट पेंशन मिल रही है। तो जितनी भी विसंगतियां हैं सबसे पहले पे कमीशन वो दूर करे। फिर दूसरा पॉइंट है सर्विस वेटेज दिया जाए और 33 साल से अधिक
सर्विस पर भी बेनिफिट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो पहले सर्विस वेटेज हटा लिया गया सरकार के द्वारा, सर्विस वेटेज को दोबारा बहाल किया जाए। और जिन रैंकों की 33 साल से ज्यादा की क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको बढ़ाकर पेंशन दी जाए। आपने देखा होगा ओआरओपी में 33 साल पे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन की एक ही पेंशन दे रखी है, सेम पेंशन दे रखी है। अगर कोई एयरफोर्स के 33 साल से ज्यादा के सर्विस के पेंशनर्स हैं, जिनकी 35 साल 34 साल सर्विस है एयरफोर्स के पेंशनर्स की, उनको भी 46,300 मिल रही है। क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का फायदा क्या मिला रैंकों को? तो दोस्तों 8 सीपीसी में यह मुद्दा भी रखा है कि जिनकी 33 साल से ऊपर की सर्विस है, उनको अलग पेंशन दी जाए, उनको बढ़ाकर पेंशन दी जाए, और रैंकों को अलग अलग पेंशन दी जाए, ना कि एक पेंशन दी जाए। क्योंकि रैंक अलग है तो फिर पेंशन भी अलग होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है? ओआरओपी के स्थान पर नोशनल मैक्सिमम पेंशन दी जाए 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, ओआरओपी की जगह नोशनल मैक्सिमम पेंशन दी जाए। पहले विसंगतियों को दूर किया जाए और विसंगतियां दूर करके नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन दी जाए, और वो भी लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। क्योंकि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। सरकार ने ओआरओपी लागू तो कर दी, लेकिन अभी तक वो विसंगतियां ठीक नहीं कर पाई, और यही विसंगतियां 8 सीपीसी में भी चली जाएंगी अगर विसंगतियां ठीक नहीं होती है। फिर क्या लिखा है? 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दिया जाए आगे रक्षा सैनिकों को या फिर पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, जो इंडियन एक्स सर्विस लीग है, इन्होंने सबसे अहम मुद्दा उठाया 18 महीने के डीए के एरियर का, जो सरकार ने अभी तक नहीं दिया, तो वो भी दिया जाए पूर्व सैनिकों को और पेंशनर्स को। फिर अगला मुद्दा रखा जेसीओस ओआरस की पेंशन और वेतन में अंतर को खत्म किया जाए। यानी पेंशन में जो डिफरेंस है, जूनियर की पेंशन अलग है, सीनियर की पेंशन अलग है, कुछ रैंकों को अलग पेंशन मिल रही है, जैसे कि एक्स ग्रुप की विसंगतियां 2016 से पहले, 2016 के बाद जो भी प्रॉब्लम है, उनको दूर किया जाए। यानी जो पेंशन में डिफरेंस है, अंतर है, उसको खत्म किया जाए 8 सीपीसी में। पे मैट्रिक्स को संशोधित किया जाए। जी हां दोस्तों, जो पे मैट्रिक्स है 7 सीपीसी की, उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि उसमें भी विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से 7 सीपीसी में जेसीओज एससीओज की पेंशन कम हो गई। पेंशन को समान करने के लिए 1/1 2016 से जेसीओज की पेंशन को दोबारा संशोधित किया जाए। 1/1 16 के बाद जो जेसीओज आए हैं, उनकी पेंशन कम है, एससीओज की पेंशन कम है, तो पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जाए और पेंशन में विसंगतियों को दूर करके जेसीओज की ज्यादा पेंशन बढ़ाई जाए, एससीओज की ज्यादा पेंशन बढ़ाई जाए, वो भी 1/1 16 से। फिर अगला मुद्दा है रिजर्विस्ट को ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए और 8 सीपीसी में इनकी पेंशन बढ़ाई जाए। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, इसमें इन्होंने लिखा है कि रिजर्विस्ट की पेंशन बढ़ाई जाए 8 सीपीसी। रिजर्विस्ट की ऑटोमेटिकली पेंशन बढ़ेगी 8 सीपीसी में, वो भी फिटनेस फैक्टर के अनुसार। हालांकि रिजर्विस्ट को ओआरओपी नहीं दी जा रही, लेकिन डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में रिजर्विस्ट को ओआरओपी दी जाए, ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए। 8 सीपीसी में तो ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन मेन डिमांड है कि रिजर्विस्ट को उनको उनका हक दिया जाए, बढ़ाकर पेंशन दी जाए। फिर क्या लिखा है? फैमिली पेंशन भी पति की लास्ट बेसिक का 50% पेंशन दी जाए। जैसा आपको पता है, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद 7 साल या फिर उसके बाद नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन दी जाती है फैमिली को। इससे घर बार का खर्चा नहीं चलता, जिम्मेवारी बढ़ जाती है वाइफ की, स्पाउस की। तो जो पहले पति को पेंशन मिलती थी लास्ट पे डॉन का 50%, वही पेंशन वाइफ को, स्पाउस को दी जाए पति के मरने के बाद। यह भी अच्छा पॉइंट है। फिर क्या लिखा है? सैनिकों कर्मचारियों के पूरे जीवन में कम से कम 5 प्रमोशन दिए जाएं और एमएससीपी की योजना में सुधार किया जाए, ताकि वित्तीय प्रगति मिल सके। देखने में यह आता है कि पूर्व सैनिक रिटायर होकर आ जाते हैं, लेकिन सर्विस के दौरान उनको ठीक से प्रमोशन नहीं मिलते, कई बार वो खुद अनविलिंग दे देते हैं। तो ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से 5 प्रमोशन दिए जाए, 5 प्रमोशन, ताकि एमएससीपी लेने की नौबत नहीं आए। एमएससीपी मिले ना मिले उसकी नौबत ना आए, लेकिन प्रमोशन फिक्स किए जाएं जवानों के सर्विस के दौरान। और जो एमएससीपी के रूल्स हैं, उसमें भी संशोधन किया जाए 8th सीपीसी में। जो एमएससीपी अभी आपको 3 मिल रही है 8, 16, 24 पे, उसको यहां पे बढ़ाया जाए। एमएससीपी कम से कम 4 से 5 एमएससीपी आपको दी जाए 8 सीपीसी में।
मतलब रूल्स रेगुलेशन चेंज किए जाएं 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, जोखिम भत्तों को बढ़ाना 8 सीपीसी में जवानों जेसीओस के रिस्क के आधार पे, यानी जिसे सबसे ज्यादा रिस्क है जैसे कि जवान जेसीओस, उनकी एमएसपी बढ़ाना 15,000 20,000 के आसपास मिलिट्री सर्विस पे करना 8 सीपीसी में, वो भी रिस्क के आधार पे। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनकी भी एमएसपी बढ़ेगी 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, यानी अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पहुंच जाएगी 30,000 के आसपास और जेसीओस ओआरस की पहुंचेगी 10,000 के आसपास। लेकिन डिमांड करी है कि रिस्क को देखते हुए जो जोखिम है वो सबसे ज्यादा है ओआर जेसीओस का, तो सबसे ज्यादा उनको मिलिट्री सर्विस में मिलनी चाहिए, तो लगभग 15,000 20,000 के आसपास डिमांड करी है। फिर क्या लिखा है, जवानों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में टैक्स छूट मिले, यानी जवानों को जो सैलरी दी जाती है, पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाती है उस पर टैक्स ना लगे, यानी जो सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, उसमें टैक्स की छूट हो, टैक्स ना कटे, टैक्स फ्री सैलरी और पेंशन मिले, टैक्स फ्री। फिर क्या लिखा है, ऑफिसर्स को एनएफयू प्रदान किया जाए, यानी ऑफिसर्स को जो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है वो उनको दिया जाए ताकि उनका मनोबल बने रहे। साथ ही साथ अधिकारियों ने भी अपनी डिमांड करी है, अधिकारियों ने, कि उनको एनएफयू दिया जाए, उसका बेनिफिट दिया जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या लिखा है, पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त परिवारों को तब तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त करने की अनुमति देने पर विचार करें जब तक कि उनके बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेते या फिर वो एक निश्चित आयु तक नहीं पहुंच पाते। जी हाँ दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का उल्लेख किया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बताया है कि पूर्व सैनिकों को, जवानों को जब तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना चाहिए जब तक कि बच्चों की शादी नहीं हो जाती या फिर वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फायदा दिया जाए। कई मामलों में क्या होता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को शुरू में ही स्टॉप कर दिया जाता है, हालांकि बच्चा सेटलमेंट नहीं है, पढ़ाई उसकी चल रही है, लेकिन इसमें कहा है कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती या फिर उसका सेटलमेंट नहीं होता, जब तक सीईए का पैसा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा दिया जाए। फिर क्या लिखा है, केयर गिवर अलाउंस, जिसे हम बोलते हैं देखभाल भत्ता, सहायकों की नियुक्ति करने वाले दिग्गजों के लिए वित्तीय सहायता देना, एक केयर गिवर अलाउंस मिलता है वो दिया जाए। साथ ही साथ एल्डरली केयर सपोर्ट, वृद्धजन देखभाल सहायता, वृद्ध सैनिकों के लिए अतिरिक्त लाभ या सेवाएं दी जाए। जो बूढ़े बुजुर्ग सैनिक हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, उनको एल्डरली केयर सपोर्ट दिया जाए, कुछ बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके आगे के जीवन की। सबसे अच्छी बात कही है, इससे दिग्गजों के बलिदान को मान्यता मिलेगी और वृद्धावस्था में उनकी भलाई सुनिश्चित होगी, यानी जिन दिग्गजों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को कुछ राशि अनुदान दी जाए, और जो पूर्व सैनिक जीवित हैं जिनकी एज ज्यादा है उनको वृद्धावस्था की कुछ राशि ग्रांट करी जाए, कुछ पैसा दिया जाए। तो दोस्तों ये लेटर है इंडियन एक्स सर्विस लीग का, और ये लेटर जाएगा सीधा पे कमीशन के पास, भारत सरकार के पास, ताकि जब भारत सरकार या फिर पे कमीशन बैठे, जब 8 सीपीसी पर काम करे तो ये तमाम मांगे एक बार देख ले और फिर ये मांगे अप्लाई करे 8 सीपीसी पर, ताकि आगे चलकर सही तरीके का 8वां वेतन आयोग पूर्व सैनिकों को या फिर पेंशनर्स को मिल सके। तो दोस्तों ये लेटर मैंने आपको समझाया, आई होप सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इंडियन एक्स सर्विस लीग ने 18 महीने के डीए के एरियर का जिक्र करा है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भारत सरकार जितनी बार भी मना करे, लेकिन जो संगठन है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार पीछे पड़े हैं कि किसी तरह भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। एक बार फिर से इस लेटर में 18 महीने के डीए का एरियर का जिक्र हो गया है कि ये मिलना चाहिए 8 सीपीसी में, क्योंकि ये आप ही का पैसा है और 8 सीपीसी में कोई भी विसंगतियां नहीं होनी चाहिए पे और पेंशन की। साफ सुथरा 8 सीपीसी मिलना चाहिए सभी पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। जिस तरीके से 7 सीपीसी में विसंगतियां हैं और अभी भी चल रही हैं, तो ये विसंगतियां 8 सीपीसी में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेंशन फिर कम हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट लिखा है इस लेटर में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस लेटर का असर पे कमीशन पर पड़े, भारत सरकार पे पड़े और एक सही पे कमीशन 8 सीपीसी हमको आगे देखने को मिले, साफ सुथरा पे कमीशन।
अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करना मत भूलेगा। अपने विचार भी जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।